तो स्टूडेंट्स अभी हम कर रहे हैं क्लास 10th एग्रीकल्चर के टॉप ऑब्जेक्टिव और 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के डाल दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं हम एग्रीकल्चर के टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। और एक और बात स्टूडेंट्स, हमारे पेज को जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए ताकि हम और ज़्यादा वीडियो अपलोड करते रहें। तो शुरू करते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्स like agriculture where crops grown by extracting nutrients from the soil is known as primary activity। कहने का सेंस है वैसा एक्टिविटी जो कि रिसोर्स के लिए इनडायरेक्टली अट्रैक्टिव है। बोलूँ तो क्या, नेचर पर डिपेंड है, मतलब नेचुरल चीज़ का यूज करके जो है हम एक्टिविटी जो कर रहे होते हैं वो उस तरह का एक्टिविटी हमारा होता है प्राइमरी एक्टिविटी। लगभग सभी द्वारा यह एक्टिविटी किया जाता है। एग्जाम्पल में लाइक दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर जो है ये भी एक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब हम सॉइल में क्रॉप्स को लगाते हैं, ठीक है, बोते हैं, रोपते हैं, वहाँ से जो है ना हम वो नेचुरल रिसोर्स जैसे न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हुए हम क्रॉप क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। इन शॉर्ट बोले तो नेचुरल या नेचर का हेल्प लेते हुए हम जो एक्टिविटी करते हैं वो हमारा कहलाता है प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। तो डिफिनीशन का पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। दूसरा टॉपिक दिमाग में रखना है कि सब्सटेंस फार्मिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वह उस तरह का फार्मिंग जो कि प्रैक्टिस किया जाए, जो किया जाए इस पॉइंट को दिमाग में रखकर कि जैसे हमको इनफ फूड मिल जाए कि नहीं, इनफ फूड फॉर द फार्मर एंड हिज फैमिली बट नॉट फॉर सेल। मतलब सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब हुआ फार्मिंग का वैसा तरीका जहां आपका जो है फार्मिंग से आपका परिवार चलाने के लिए इनफ फूड आपको मिल जाए बट सेल करने के लिए नहीं बच पाए, मतलब घुमा फिरा के परिवार चलाने लेवल लायक आपका एग्रीकल्चर हो जाए, वो सब्सटेंस फार्मिंग कहलाएगा। इसको आप इंटेंसिव फार्मिंग में भी रख सकते हो दिमाग में, ठीक है। अगला पॉइंट है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी विद द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी एंड ग्रेन्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, HY भी हो गए, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हो गए, इनका यूज करके और टेक्नोलॉजी को मिला के जो हमने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट किया है उसे हम बोलेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को दिमाग में रखते समय क्या होगा, केमिकल दिमाग में रखना है, फर्टिलाइजर्स का यूज करके, पेस्टिसाइड्स का यूज करके, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करके, क्या हमने हाई ब्राइड का सीड्स का यूज करके हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, जिस प्रोसेस द्वारा उसको हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम दिया है। तीसरा है पॉइंट मिलेट्स। मिलेट्स क्या है कि नहीं, तो मिलेट्स के बारे में जानेंगे। स्मॉल सीडेड ग्रास, वो स्मॉल सीडेड ग्रास होते हैं जो कि आपको ड्राई सीजन में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि रागी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया कि नहीं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मोलासेज क्या होता है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है, थिक और डार्क सिरप टाइप का होता है। आफ्टर रिफाइनिंग शुगर केन को मतलब रिफाइन करते हैं तो हमको जो डार्क सिरप जो हमको रिसीव होता है कि नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलासेज बोलते हैं, जिसका यूज क्या होता है, फ्लेवरिंग फूड्स, भोजन के या फिर किसी प्रोडक्ट के स्वाद को बनाने में इसका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेवरेज क्रॉप। आप क्या है इसको दिमाग में कैसे रखोगे, तो वैसा क्रॉप विच प्रोसेस्ड एंड यूज टू मेक लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में जिसका यूज किया जाए और ह्यूमन उसको कंजप्शन के लिए क्या करता है, लेता है, उसको हम बेवरेज क्रॉप बोलते हैं। इसमें हम टी हो ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं और भी सारा चीज़ इससे रिलेटेड, ये सभी बेवरेज क्रॉप में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो सॉइल का जो टॉप लेयर पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो अवेलेबल जो होता है, जिसके चलते हमारा सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है। अब जो है कलेक्टिवाइजेशन से आप क्या समझते हो, ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है कि कलेक्टिवाइजेशन होता क्या है। तो इसका मतलब होता है स्मॉल फार्म्स, मतलब काम करने का छोटा सा एरिया, ठीक है,
स्मॉल फार्म्स जहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में फार्मर्स इकट्ठा होकर क्या करते हैं, काम करते हैं। बहुत सारे फार्मर्स जो है काम करेंगे कि नहीं, और जो भी प्रॉफिट होगा उनमें बांट दिया जाता है, उसको कलेक्टिवाइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले यह रशिया में शुरू हुआ था, यूएसएसआर। ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? लैंड रिफॉर्म्स तो सभी जानते हैं, लैंड के फील्ड में सुधार, लेकिन इसको एक्चुअली आप लिखो कैसे? तो लैंड रिफॉर्म मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड ब्रिंग सोशल जस्टिस ऑफ द रूरल पीपुल। ठीक है। तो गांव में रहने वाले लोगों या गरीब लोग बोल सकते हो, उनमें क्या करना, लैंड को बांट देना। तो इससे जो लैंडलेस फार्मर है उनको भी फायदा होता है। और इससे ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या हो सके, डेवलपमेंट आ सके, इम्प्रूवमेंट आ सके। उसको हम लोग लैंड रिफॉर्म्स बोलेंगे। और इसका एग्रियन रिफॉर्म भी, इसको एक और नाम से जानते हैं, एग्रियन रिफॉर्म। ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन सबको पता है, मिल्क के क्षेत्र में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जो रिवॉल्यूशन चलाया गया था उसको व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक है। कुल मिला के जो है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को इंक्रीज करने के लिए यह व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाया गया था। अब जो है भूदान ग्रामदान कि नहीं, भूदान ग्रामदान जो है यह एक मूवमेंट था जिसको जो है विनोबा भावे ने शुरू किया था, और इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला अब दिमाग में अब नेक्स्ट टॉपिक हमें रखना है कि प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो है इसको हम एक और नाम से जानते हैं। ठीक है। उसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। और इस तरह का फार्मिंग स्टूडेंट जो है, जितने भी छोटे मोटे स्मॉल फार्मर या गरीब फार्मर जो होते हैं उनके द्वारा यह फार्मिंग किया जाता है। ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में यह प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है या फिर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग होती है। इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में इसको हम दहिया नाम से जानते हैं। इसी तरह हर स्टेट्स में इसका अलग नाम है, हर कंट्री में इसका अलग नाम है। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है। यह क्या होता है? तो इसमें इंटेंस शब्द मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग प्रैक्टिस इन एरियाज, उन जगहों पर यह फार्मिंग यूज में लाया जाता है जहां हमको क्या करना है, स्मॉल लैंड पे ज़्यादा पॉपुलेशन, या फिर यहाँ जो मैंने बोला ना स्मॉल लैंड पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए जो फार्मिंग किया जाता है उसको बोलते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। कहने का मतलब अभी के टाइम में पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रहा है, जिसके चलते लैंड कम होते जा रहे हैं और हमको गुड्स या प्रोडक्शन जो है ज़्यादा बढ़ाना रहता है। तो इस तरह का फार्मिंग, उस तरह का जगह पर फार्मिंग करने के लिए हम इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग ही करते हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक है कमर्शियल फार्मिंग। क्या समझते हो? तो वैसा फार्मिंग जो लार्ज स्केल पे किया जाता हो और मॉडर्न टूल्स का यूज करके किया जाता हो, और यह फार्मिंग का बस एक ही एम होता है, गुड अर्निंग। क्या एम होता है? गुड अर्निंग के लिए जो फार्मिंग किया जाए उसी को बोलेंगे हम लोग कमर्शियल फार्मिंग। अगला आपका है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन से रिलेटेड दिमाग में आप पॉइंट रखिएगा कि प्लांटेशन फार्मिंग जो होता है वह जो है प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल। प्लांटेशन से क्या होता है, यह जो है अदर इंडस्ट्री मतलब एग्रो बेस्ड, वैसा इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है उसके लिए जो रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड होता है वो प्लांटेशन के जरिए ही होता है। प्लांटेशन का फार्मिंग जो होता है उसके जरिए होता है। प्लांटेशन फार्मिंग होता क्या है? तो ये ऐसा टाइप का फार्मिंग होता है जिसमें ओनली सिंगल क्रॉप ग्रोन, एक ही टाइप का क्रॉप जो होता है उसको लार्ज स्केल पे ग्रो कराया जाता है। लंबा बहुत बड़ा बड़ा खेत पे एक ही टाइप का खेती किया जाता है। ठीक है। और यह जो होता है माइग्रेट लेबर का इसमें आवश्यकता होता है, और ये कैपिटल इंटेंसिव। दो पॉइंट दिमाग में रखना है, कैपिटल इंटेंसिव, माइग्रेट लेबर जो है प्लांटेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। अब जो है ये इनके अलावा अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा है, रबी क्रॉप्स। इनका सीजन याद रखना है आपको कि अक्टूबर नवंबर में शुरू होंगे और अप्रैल जून में ये काट लिए जाएंगे। मतलब इस समय ये उगाए जाएंगे और इस समय कट कर लिए जाएंगे। एग्जाम्पल हो गया वीट, बार्ली, पीच, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स कि रबी क्रॉप्स का डेफिनेशन या सीजन कम पूछेगा बट एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में। जैसे पीच दे देगा, बोलेगा बताइए रबी या खरीफ है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खरीफ। क्या है? तो खरीफ क्रॉप के बारे में दिमाग में रखेंगे कि मई और जुलाई मतलब मानसून के टाइम में इसे रोपते हैं और सितंबर अक्टूबर के समय में इसकी कटाई
हो जाती है। एग्जाम्पल में पैडी हो गया जो कि राइस हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, हमारा अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, कॉटन हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, सोयाबीन, ग्राउंडनट जैसे कि ये सभी हमारे खरीफ में आएंगे। तो रबी और खरीफ क्रॉप में आप किससे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो है इनका एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स, यही एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 1 और 2 मार्क्स के लिए ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब जो है यहाँ पर ये शेड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका एक्चुअली में होगा जायद, क्या होगा, तो यहाँ पे मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर शेड ना होगा, क्या होगा हमारा ZAID, ठीक है। तो PDF जो आपको अवेलेबल कराया जाएगा वहाँ ये करेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैड क्रॉप्स किसको बोलते हैं, तो जो रबी और खरीफ सीजन के बीच का जो गैप जो होता है उसमें जो खेती की जाती है वो हमारा जायद के कैटेगरी में आएगी। इसमें हो जाएगा जैसे कि मार्च और जून के बीच में वो गैपिंग जो मिलता है, इसमें आपका हो जाएगा वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, ये सभी के सभी जो है जायद में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगला है आपका कुछ पॉइंट्स है, बस इसको दिमाग में रखना है। इतना जानिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपको इसी के अंदर से ही कवर हो जाएंगे, ज़्यादा आपको समय कम है, एक्स्ट्रा मेहनत करने का आवश्यकता नहीं है, बस इसको 2 बार 3 बार आप लोग सुन लीजिएगा या फिर जैसे भी करके इसको दिमाग में रखिएगा। राइस के बारे में बस दिमाग में रखिएगा, स्टेपल फूड है और इंडिया का मेजोरिटी ऑफ पीपल द्वारा यह यूज किया जाता है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट ये क्रॉप है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर व्हीट आता है, ठीक है। अब अगला है ज्वार, बाजरा और रागी को हम लोग मिलेट्स के नाम से जानते हैं, मिलेट्स क्रॉप, ठीक है। और इंडिया में जो है दीज आर, और ये ज्वार, बाजरा, रागी बोल सकते हैं या फिर हम मिलेट्स बोल सकते हैं। मिलेट्स को हम लोग जो है कोर्स ग्रेन के भी नाम से जानते हैं। कोर्स ग्रेन हम उस तरह का ग्रेन्स को बोलते हैं जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू या जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा, बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। कहने का मतलब बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं। अब ज्वार के बारे में जानते हैं। राइस और व्हीट के बाद जो है एरिया के रूप में या प्रोडक्शन के रूप में देखा जाए तो 3rd नंबर पे कौन आता है, ज्वार आता है, ठीक है। और ज्वार में क्या होता है आपका पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसको हम लोग ज्वार को सरगम नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये रेन फेड क्रॉप होता है, एग्जाम में अगर रेन फेड क्रॉप पूछ दिया तो ज्वार दिमाग में आ जाना चाहिए। रेन फेड क्रॉप का मतलब यह हो गया कि ज़्यादा इरिगेशन, मतलब ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, कम पानी हो तब भी यह ज्वार जो है ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आपको बाजरा, ठीक है। तो बाजरा के बारे में इतना दिमाग में रखना, इसको प्योर मिलेट्स बोलते हैं और यह सैंडी सॉइल पे भी ग्रो कर सकता है, ब्लैक सॉइल पे भी ग्रो कर सकता है। और इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें आयरन हो गए, फोलेट हो गए, मैग्नीशियम हो गए, जिंक हो गए, कॉपर हो गए, कैल्शियम हो गए एंड अदर्स, बहुत सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। 3rd में आते हैं रागी, जिसको हम फिंगर मिलेट के नाम से जानते हैं और यह जो ड्राई रीजन, सूखा इलाका में भी ग्रो कर सकता है। यहाँ पर रेड, ब्लैक, सैंडी मतलब ऑलमोस्ट सभी टाइप के सॉइल्स पे ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। मेज के बारे में याद रखना है, फूड ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्रॉप जिसको फूड के रूप में भी यूज किया जाता है एंड फॉडर के रूप में भी, मतलब अनाज के रूप में भी इसका यूज होता है और अनाज के अलावा फॉडर मतलब दाना वाना में भी इसका यूज होता है, ठीक है। मतलब मैन और एनिमल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आप। और यह क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, लेकिन बिहार में यह रबी सीजन में ग्रो कराया जाता है। तो जब बिहार के अगर बिहार के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए तो यह रबी क्रॉप में काउंट होगा और कंट्री वाइड में यह जो है खरीफ क्रॉप में काउंट होगा, ठीक है। और यह जो है इसके लिए आइडियल सॉइल कंडीशन क्या होता है, तो एलिवल सॉइल होता है, काफ़ी आइडियल होता है। अगला टॉपिक है इंडिया जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के मामले में, पल्स के फील्ड में इंडिया जो है पल्स का सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है, ठीक है। और यह पल्स जो होता है प्रोटीन और मिनरल्स का सबसे अच्छा सोर्स होता है, इसीलिए इसको पुअर्स मैन मीट के भी नाम से हम जानते
है, ठीक है। यह ड्राई कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है, मॉइस्चर कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब हम शुगर केन के बारे में इतना ही दिमाग में रखेंगे कि यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप का क्रॉप होता है और लगभग यह में ऑलमोस्ट 1 ईयर लगता है इसको ग्रो करने में, ठीक है। अब ऑयल सीड्स में कैस्टर ही एक ऐसा ऑयल है जो रबी और खरीफ दोनों में इसका काउंट होता है, मतलब ये रबी भी है और खरीफ भी है, ठीक है। अब जो है टी के बारे में पूछता है क्वेश्चन की इंटेंसिव इंडस्ट्री आप किसको बोलोगे, ठीक है। तो टी इंडस्ट्री को हम जो है इंटेंसिव इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। कॉफी प्रोडक्शन के मामले में ये दिमाग में रखना है कि 3.2% अकेले सिंगल इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का इतना परसेंट कॉफ़ी जो है प्रोड्यूस करता है और वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी कॉफ़ी के लिए हमारे इंडिया फेमस है, ठीक है। अरबियन क्वालिटी जो होता है ना यहाँ पे आपको इंडिया में ग्रो कराए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर अगर आ जाए तो दिमाग में रखना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों का जिस एग्रीकल्चर जो से रिलेटेड जो होता है वो हॉर्टिकल्चर कराता है, जैसे कि सिल्क से रिलेटेड सेरिकल्चर, ठीक है। अब रबड़ के बारे में याद रखना है कि यह इक्वेटोरियल क्रॉप होता है, बट अगर अच्छा स्पेशल अगर हम लोग चाहें तो इसको ट्रॉपिकल रेंज में भी ग्रो करा सकते हैं, लेकिन उस तरह की कंडीशन हमको क्रिएट करना होगा। कॉटन, जूट और हेम्प यह जो नेचुरल सिल्क जो होते हैं ये इंडिया के मेन फाइबर क्रॉप में इनका काउंट होता है, ठीक है। अब जो है इंडिया को माना जाता है कि कॉटन का ओरिजिनल होम है, मतलब सबसे पहले कॉटन ग्रो इंडिया में ही या फिर बेस्ट क्वालिटी के कॉटन जो है इंडिया में ही ग्रो होते हैं और यह ब्लैक सॉइल में ग्रो होते हैं और ये खरीफ क्रॉप के अंदर में आते हैं। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। लैंड रिफॉर्म जो है यह टॉपिक जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन टॉपिक जो था हमारा लैंड रिफॉर्म था। और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 1960 और 1970 के बीच का जो समय था या उस समय का जो दौर था वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म का दौर था इंडिया में, ठीक है। गवर्नमेंट इस पे काफ़ी ध्यान दे रही थी। 1980 और 1990 के बीच का जो समय जो था उस समय उस टाइम में जो है ना काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स जो हैं वो सेटअप किए गए थे लैंड डेवलपमेंट के लिए, LDP लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो मे बी थोड़ा वीडियो लंबा होगा 10-15 मिनट का हो सकता है, बट इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं ना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ना ही ज़्यादा हार्ड है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके पास समय कम है तो आप कम से कम समय में कम से कम नोट्स पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करो, उसी को दिमाग में रखकर यह नोट्स बनाया गया है। बाकी SST के प्लेलिस्ट में जाकर और बाकी सब्जेक्ट का आप लोग ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जितना हो सके स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब पेज चिंपू भैया एजुकेशन को आप लोग थोड़ा अपना सपोर्ट दीजिए ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।